कविता लिखने का जो ख़्याल या कविता लिखने का जो कोई ना कोई एक तो होता है ना कि घर में किसी से इंस्पायर होया होके लिखते हैं, या बाहर कोई है जिनको जिनको देख देख के आपने आपको आपके अंदर आया कि मैं भी कविता लिखूंगी। तो कैसे आपको आया कि मुझे भी कविता लिखना है? बहुत लंबे टाइम तक मुझे यही महसूस होता रहा कि हर इंसान को कोई चाहिए जिससे वो सब कुछ कह सके। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, कॉलेज पार किया, शादी हुई, बाहर निकले, जॉब किया, सब कुछ किया, धीरे धीरे जाना कि इस दुनिया में सबसे बड़ा इशू ट्रस्ट इशू है। ये हमारा तो तो ही। रोज का रोना है, तुम तो यार ओवर थिंकर हो, तुम क्यों इतना सोच रही हो। दे कीप सेइंग ऑल दिस थिंग। कहा जाता है स्त्रियों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप बात कीजिए, पर बात कीजिए सेंसर लगा के बात कीजिए। मेरे को जब भी किसी ने कुछ बोला या मुझे दुख हुआ तो मैं किसी को कुछ नहीं बोला, मैं हाथ कट करती थी। तो बहुत निशान था। तो मुझे नहीं पता था मैं क्यों करती हूँ। किसी ने बताया नहीं कि आप डिप्रेशन में हो। लोग कहते हैं ना कि नहीं ये तो किसी को अकेले में छोड़ के पलायन करना। मैं कहती हूँ पलायन इतनी बुरी चीज़ नहीं है भाई, अपने को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो रही हैं, तो झटका लगता है, वो गिरता है और वो देखता है कि वो ट्रेन में है, और वो फिर उसके बाद उसको फिर से प्यास लगती है और वो देख रहा है स्टेशन पे रुकी हुई है, वो नीचे उतर रहा है और पानी भर रहा है, और अच्छा फिर उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है, मुड़ता है तो वो सपने वाली लड़की है। मेरे दिल को बहुत लगा ये, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है कि एक 22-24 साल का लड़का मुझे ये बोल रहा है। तलब पता है क्या है? तलब एक ऐसी अबूझ फीलिंग के बारे में है जो हम खुद डिकोड नहीं कर पाते। हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा आसपास किन किन चीज़ों को हमारा माइंड रजिस्टर कर रहा है, स्टोर कर रहा है। इतना इन्फॉर्मेशन का फ्लो है कि संवेदना खत्म हो गई है। आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आपने एक पे बर्थडे का कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा, दूसरे पे आरआईपी लिखा, मिनट में एक का मरा, अरे यार ये नहीं रहा, दुख हुआ आपको, कितने सेकंड का, 2 सेकंड का, अगली रील पे चले गए हो आप। आज की जनरेशन के साथ ये बहुत सारी दिक्कत हो गई है कि पेट भर खाना तो है, बहुत सारा खाना है, पर जो मन का है ना, और जो आत्मा का खाना है, वहाँ पे बिल्कुल भुखमरी आ चुकी है। मरना बहुत आसान है, जीना सबसे मुश्किल काम है, और आप एक मुश्किल काम कर रहे हो तो मुश्किलें तो आएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट मौसमी। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रही है सुषमा गुप्ता मैम, जो कविता लिखती है और एक ऑथर भी है, और अभी हाल ही में उनके एक बुक्स आई है, तलब। तो चलिए आज हम जानेंगे उनके नए बुक्स के बारे में, उनके जीवन में संघर्ष और सक्सेस की कहानी। तो बहुत-बहुत स्वागत है सुषमा मैम। शुक्रिया, शुक्रिया मैम। और कैसे लग रहा है आपको हमारे यहाँ के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव है और बड़ा दिल खुश हो रहा है। वैसे तो आपने बताया कि आप लखनऊ वाले कैफ़े में, नोएडा वाले कैफ़े में विज़िट कर कर चुके हैं आप। जी, जी, जी। मैंने लास्ट ईयर अपना बुक का इवेंट आपके नोएडा वाले कैफ़े में किया वाह! था, और दिस ईयर अब लखनऊ में होने वाला है। बहुत अच्छी बात है। और फाइनली आज आप हमारे सिरोस टीवी में भी है। जी। जी, बिल्कुल। जो मतलब कैफ़े में तो जो लोग प्रेज़ेंट रहते हैं वही देख पाते, जान पाते हैं। बाकी जो हमारा ऑडियंस है, वो आज सिरोस टीवी के माध्यम से आपको सुनेंगे या आपके बारे में जानेंगे। तो मेरा पहला सवाल है कि आप हमें बताइए कि आपको कविता लिखने का जो ख़्याल या कविता लिखने का जो कोई ना कोई एक तो होता है ना कि घर में किसी से इंस्पायर होया होके लिखते हैं, या बाहर कोई है जिनको जिनको देख-देख के आपने आपको आपके अंदर आया कि मैं भी कविता लिखूँगी। तो कैसे आपको आया कि मुझे भी कविता लिखना है? मौसमी जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मुझे किसी को देख के ख़्याल आया। मैं बहुत छोटी थी, अपने घर में सबसे छोटी थी, और घर में मेरे ज़्यादातर सब लोग बड़ा थोड़ा-सा टेम्पर-वेम्पर हाई और ऐसे ही लोग रहे। और क्योंकि बहुत सारी बातें उस वक़्त मेरे स्कूल टाइम में और आस-पास ऐसी घटित होती थी कि जो मैं सीधा-सीधा कह नहीं पाती थी, कि किसी से कि क्या हुआ आज और क्या नहीं हुआ, किसी को बता नहीं पाती थी। तो धीरे-धीरे मैं वो सब चीज़ें दर्ज करने लगी। पहले वो हमारे पास रफ़ कॉपी हुआ करती थी, उसके पिछले पन्नों पे लिखती थी। फिर एक शौक चढ़ा कि कोई डायरी का कंसेप्ट पता चला, फिर डायरी में लिखने लगी। फिर ये हुआ कि मैं इसको कैसे लिखूँ जो किसी को समझ ना आए, सिर्फ़ मुझे ही समझ आए। तो वो उस तरह का घुमाव-फिराव मेरा दिमाग ने अपने आप बुनना शुरू किया। फिर वो बुनने लगी, तो जैसे मैंने 1-2 लोगों को, अपनी सहेलियों-वहेलियों को दिखाया, तो वो मुझे समझ आया ये तो कुछ पोएटिक जैसी चीज़ हो रही है ये तो फिर क्या होता है, फिर आप किसी भी चीज़ पे लिखने लगे शौक-शौक में कि यार तुकबंदी जैसा या पोएट्री जैसा। तो ये सब चीज़ें
एक तरीके से ऑर्गेनिकली ऐसे स्टार्ट होती चली गई। और वो और अच्छा पोएट्री, फिर पहले सिर्फ पर्सनल होता था, फिर औरों के भी उसमें विचार या एहसास या आसपास जो मैं देख रही थी वो सब इंक्लूड होता चला गया। कई कई बार ऐसा होता है जो मन की बातें लिखते-लिखते बहुत अच्छा चीज़ें निकल आते हैं। जैसे आपने शेयर किया कि बता नहीं पाते थे कि गुस्सा करेंगे या थोड़ा गुस्से वाले थे सब लोग, तो आपने लिख आप मतलब अपने मन को रिलीज़ करने के लिए, हील करने के लिए लिखते थे। बट वही चीज़ हो गया कि मतलब वो हीलिंग प्रोसेस ही बन गया आपके लाइफ में। और कई बार खुद के जो मेंटल पीस है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अपने जो बात है उनको नहीं बता पा रहे तो आप लिख लेंगे तो लगता है ना हल्का हुआ। यही बात मैं आपको बताऊं मौसमी जी, बहुत लंबे टाइम तक मुझे यही महसूस होता रहा कि हर इंसान को कोई चाहिए जिससे वो सब कुछ कह सके। अब चूंकि मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं था तो उसकी जगह डायरी ने ली। और धीरे धीरे मुझे ये बात समझ आई कि बहुत सी बातें एक्चुअली में किसी से कही नहीं जा सकती, क्योंकि शायद वो समझ ही नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे लगता था। या फिर ट्रस्ट इश्यूज, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, कॉलेज पार किया, शादी हुई, बाहर निकले, जॉब किया, सब कुछ किया, धीरे धीरे जाना कि इस दुनिया में सबसे बड़ा इशू ट्रस्ट इशू है। कि आपके जो आज बहुत क्लोज हैं, जिन पे आप बहुत दिल से एतबार करके कुछ भी कह रहे हैं, दुनिया में सब कुछ हो सकता है। मतलब क्या नहीं हो सकता दुनिया में, जिस पे आप जान से ज्यादा एतबार करते हो वो भी गलत धोखा दे सकते हैं। तो एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। तो एक पॉइंट के बाद बहुत सी बातें होती हैं जो आप शेयर ही नहीं कर पाते हो। तब डायरी जैसी चीजें आपकी जिंदगी में ज्यादा जगह बनाती हैं। जो मेरा उपन्यास अभी आया है तलब, दरअसल उसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो भी इसी तरह के ट्रस्ट इश्यू से झेलते झेलते उसने कोविड टाइम के बाद ये सोचा कि कोई होना चाहिए बात करने के लिए। तो वो ऐसा एक साइकेट्रिस्ट, क्योंकि बहुत से लोग जो इस तरह के मेंटल ट्रॉमा या मानसिक विकारों से जूझ रहे हैं, वो बाहर नहीं लाना चाहते इस बात को। और क्यों बाहर नहीं लाना चाहते? कि मजाक बनेगा। प्रॉब्लम उनको पता है कि मुझे न नॉर्मल नहीं हूँ, मुझे कुछ तो प्रॉब्लम है, पर वो ये बात कहना नहीं चाह रहे, वो ढक रहे हैं, वो छुपा रहे हैं। तो जो प्रोटैगनिस्ट है वो क्योंकि खुद इस चीज से मतलब वो गुजर रहा है या वो है, तो वो एक ऐसा एआई साइकेट्रिस्ट बनाना चाहता है जिसके साथ ट्रस्ट इशू वाला फंडा ही ना हो। और वो इतना केपेबल हो, मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको कोई भी गलत राय दे दे या कुछ भी कर दे, ऐसा हो कि वो आपकी सारी बातें सुने, आपको उसकी साथ कुछ भी शेयर करने में प्रॉब्लम ना हो, और वो आपको उस ट्रॉमा से या कोई भी जो इनर आपकी गुंजल आपके दिमाग में चल रहा है उसे बाहर निकालने में हेल्प करे। तो वो उसमें भी यही काम कर रहा है, क्योंकि इस टाइम में मुझे लगता है कि दुनिया में इंसान तो इंसानी काम आ नहीं रहा। बिल्कुल। तो इस तरह की मशीन ही काम आ जाए, तो वो उसी कोशिश में लगा हुआ है लगातार। मैं भी करती हूँ मैम। मैं कई बार बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करती हूँ, पता नहीं कुछ दिनों से ज़्यादा हो रहा है और मैं सो भी नहीं पाती हूँ। और मुझे भी बहुत ट्रस्ट इश्यू है, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, मेरा किसी से नहीं बनता है। तो मैं कई बार ऐसा होता है कि चैट जीपीटी को बोलती हूँ मेरे से बात कर लो, बात कर क्योंकि ले, हम किससे ट्रू। बात करें? किससे बात कर? अब वही इंसान को बताएँगे तो बोलेंगे अरे इसका तो ब्रेकअप हो गया या इसका किसी से नहीं बनता, ये टॉक्सिक है, तो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा तो कोई। रोज का रोना है, तुम तो यार ओवर थिंकर हो, तुम क्यों इतना सोच रही हो? दे कीप सेइंग ऑल दिस थिंग। तो अगर आप किसी को बहुत ज्यादा टोकते हैं ना, तो ऐसा नहीं उसका दिमाग सोचना बंद कर देगा। एक तो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, तुम तो बहुत ओवर थिंकर हो। तुम भाई है तो है ना। अब तुम बार बार इसको पॉइंट आउट करोगे ओवर थिंकर है, तो वो ओवर थिंकर बेचारा क्या करेगा? वो बस तुमसे शेयर करना बंद कर देगा। उसके दिमाग में कोई लॉक तो उसने लग नहीं सकता, कोई कंपार्टमेंट तो है नहीं जो बंद कर देगा। तो सिर्फ वो शेयर करना बंद करेगा, और उसके बाद क्या होगा? अंदर 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 विकार बनने शुरू होंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू होंगी, जो कि सही नहीं है। और मतलब एम्पैथी या सिंपैथी चीजें तो आप भूल ही जाइए, बिल्कुल। मजाक ही ज्यादा मिलता बहुत है। ज़्यादा होते हैं आजकल सिंपैथी कहाँ है। और मुझे लगता है जो जिनके साथ ऐसे सिचुएशन होते हैं, जैसे मैं अपना बोलूँ, तो एक दिन में तो नहीं हुई ना, बहुत चीज़ें इकट्ठा होते होता है। कई बार लोग बता नहीं पाते और पेरेंट्स को नहीं बता सकते, ऑलरेडी परेशान रहते हैं, बाहर जाके काम कर रहे हैं और ऑलरेडी जब आप किसी चीज़ से सर्वाइव कर रहे हो, धीरे-धीरे करके उठ रहे हो, तो बहुत मुश्किल है और कोई समझते भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैं भी मुझे एनिमल्स भी ज़्यादा पसंद है, तो मैं कई बार आपने बोला कि आप घूमने चले जाते हैं, तो मेरा भी सेम है। मैं एनिमल्स के साथ बैठ जाती हूँ, मुझे लगता है वो हर समझ किसी लेते हैं का फिर भी। अपना एक तरीका होता है अपने प्रॉब्लम को कोप अप करने का। तो हम सब ने वो अपने रास्ते बनाए हैं, थोड़े ज़रूरी थोड़े, है क्या बहुत मतलब जरूरी है। बहुत ज़रूरी है ना, कैसे हम्म। हम मतलब हील करेंगे खुद को और ज़िंदगी जीना ही है, तो अच्छे से जीना है। ऐसे जी तो घुट-घुट के जी। नहीं जी सकते ना, बहुत मुश्किल है। हम्म। जी।
और ज़्यादातर आपके कहानी में हम मानव मन और समाज के जो डार्क साइड है, बार-बार दर्शाया गया, मतलब आपने दर्शाया। क्या ये आपके निजी अनुभव है या ये समाज को आईना दिखाने का तरीका है आपका? देखिए मौसमी जी, 2 बातें होती हैं। जैसे अगर मेरा कोई दोस्त है, ठीक है? हुँ, उसके साथ कुछ घट रहा है और वो उससे बहुत इफ़ेक्टेड है, तो इन अ वे मैं भी इफ़ेक्टेड हूँ ना, तो वो भी बिल्कुल। मेरा निजी अनुभव ही हुआ। हुँ, तो एक तरीके से चाहे किसी की लव लाइफ़ है, जैसे मैं बहुत जब स्कूल में पढ़ती थी तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, हुँ, उसका उसके साथ जिसके लड़के के साथ उसका रिलेशन था, वो प्यार के नाम पे प्यार बड़ा करता था, पर जब वो उसकी बात नहीं मान रही तो कभी ब्लेड से काट हुँ, लेना, कभी ये कर लेना। वो लड़की जिसके फादर डॉक्टर थे और वो जो आगे जाके खुद डॉक्टर बन सकती थी, वो इन्हीं ट्रॉमास में पड़ी रह गई और कुछ भी आगे कर नहीं पाई। तो ऐसे बहुत सी किस्से कहानियाँ, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल आपको दिया। तो जब मैं ऐसी प्रेम कहानी के बारे में लिखती हूँ तो लोगों को लगता है मेरी प्रेम कहानी है। फीमेल राइटर्स के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि उनसे अगर वो कुछ भी संवेदनशील लिखती हैं, गहराई के साथ हुँ, लिखती हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक लिखती हैं, तो पहला सवाल यही आता है कि क्या ये आपके निजी अनुभव हैं? बिल्कुल। पुरुष लिख के साथ ऐसा नहीं किया जाता। स्त्रियों के साथ ये खासकर होता है कि कोई भी चीज़ जब डेप्थ में लिखते हैं तो उसको खुद रिड्यूस का किया ही। जाता है कह के कि तुम्हारा क्या पर्सनल हुँ, एक्सपीरियंस है ये। या फिर मतलब उनको इतना स्पेस ही नहीं दिया जाता। कहा जाता है स्त्रियों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप बात कीजिए, पर बात कीजिए सेंसर लगा के बात कीजिए। हुँ, आप खुल के बात करती हैं तो फिर या तो वाहियात कहलाती हैं, हुँ, या फिर तुम्हें अपने परिवार की परवाह नहीं है, या तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो या कर सकती हो। तो लिखें, बात करें, पर सेंसर लगा के बात करें। बिल्कुल। और जो थोड़ा-सा उससे डिबेट होके या बाहर निकल के बात करती हैं, तो पहला सवाल यही होता है कि पर्सनल है क्या? हुँ, तो आप इसे कैसे लेंगी अब आप? मेरे आस-पास इतना सब कुछ जो मैं नेगेटिव होता हुआ, नेगेटिव तो मैं हमेशा ही मना करती हूँ, जो रियल वर्ल्ड में हो रहा है, जी। वो चीज़ें मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही हैं, वो मेरे पर्सनल अनुभव बन गए हैं। हुँ, मेरे शरीर पे नहीं बीता तो क्या हुआ? जिसको मैंने देखा उसके शरीर पे बीत रहा था, और उसको देख के जो मेरे बीत रहा था वो मेरा अपने आप हो गया। शायद लेखक, इसलिए मैं कहती हूँ कि लेखक मैन्युफैक्चर्ड नहीं हो सकते। मैं इसमें हमेशा एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आप जितनी भी संगीत की शिक्षा ले लीजिए, ईश्वर ने गला नहीं दिया हुँ, तो आप उतने बड़े सिंगर नहीं बन पाएँगे, चाहे सुर की कितनी भी समझ लीजिए। इसी तरह से अगर आपको इस तरह का एम्पैथी का लेवल ईश्वर ने नहीं दिया और वो इमेजिनेशन पावर नहीं हुँ, दिया, तो आप भाषा पे कितना भी कमांड ले लीजिए, आप उस अ, लेखक ऐसे लेखक नहीं बन सकते जो लोगों के दिलों में पहुँच पाए। तो ईश्वर ने कृपा की है, मैं तो यही मानती हूँ, सबके अपने-अपने विचार होते हैं, बहुत से लोग इस बात से हुँ, एग्री नहीं भी करते कि कोई ईश्वर नहीं बनाते हैं, सब हम खुद ही गेन करते हैं, बट मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे लगता है कि मेरे पास इस तरह की दृष्टि ईश्वर ने दी कि मुझे दूसरे का दुःख बहुत गहराई तक अपना महसूस होता है, इतना महसूस होता है कि फ़ीवर आ जाता है, बीमार पड़ जाती हूँ, बिल्कुल, बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो जब मैं लिख रही होती हूँ तो वो मुझ पे बीत रहा है, तब वो फिर मेरा ही हो जाता है। बिल्कुल। आपने अभी ज़िक्र किया कि आपका कोई फ्रेंड थी और जिन्होंने हाथ कार्ड वग़ैरह करते थे, तो मैं पता नहीं कैसे रिलेट कर रही हूँ खुद से और मुझे पता नहीं है मुझे क्या प्रॉब्लम थी और मैंने किसी के लिए नहीं किया कभी प्यार के लिए नहीं किया। जब मैं छोटी थी तो मेरे को गुस्सा बहुत आती थी। मेरा बचपन में बहुत ट्रॉमा है और जो कि मैंने कभी किसी पे शेयर नहीं किया। ना कभी किसी ने कभी महसूस किया। तो मेरे को जब भी किसी ने कुछ बोला या मुझे दुःख हुआ, तो मैं किसी को कुछ नहीं बोला, मैं हाथ कट करती थी। तो बहुत निशान था, तो मुझे नहीं पता था मैं क्यों करती हूँ। अब किसी ने बताया नहीं कि आप डिप्रेशन में हो, है ना? तो मैं पता नहीं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ आपकी हर बातों से। मौसमी, ये लोग ना इस चीज़ को लोग रिड्यूस कर देते हैं और इस चीज़ को लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, मज़ाक उड़ाते हैं। हर किसी को पेन को दूर करने के लिए खुशी नहीं चाहिए होती। बहुत से लोग पेन को दूर करने के लिए अपना पेन बढ़ाते हैं। वो उस पेन को डिवेट करने के लिए दूसरा पेन क्रिएट करते हैं। जैसे आपने बात की, ऐसा ऑन एयर बोलना बड़ी अजीब-सी बात है, पर मैं बोल देती हूँ कि जब मेरे साथ ऐसा होता था, समटाइम्स मैं ऐसे ही मंदिर में बैठ के माचिस लिट करती थी और ठक, तो उस टाइम मेरे भी काफ़ी हाथ पे निशान थे। धीरे-धीरे समझ आई कि ये नहीं करना है, ये बेवकूफ़ी है। तो समटाइम्स इट हैपेंस कि आप पेन को मैनेज करने के लिए एक बड़ा पेन क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आपका माइंड समझ नहीं पा रहा होता कि इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है। एक प्रॉब्लम है, धीरे-धीरे हम इसे मैनेज करना सीखते हैं, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, और साथ में उनके आस-पास वाले कि
इस बात के लिए उसे ज्ञान उपदेश की जरूरत नहीं है, उस बात के लिए उसे सिर्फ साथ की जरूरत है, तो शायद वो बेटर तरीके से उसको हैंडल करके बाहर निकलेंगे। ऐसे सिचुएशन में लोग क्या बोलते हैं कि ये तो पागल है ना? मैंने बहुत बार सुना है। इसको ले जाओ, उसमें हॉस्पिटल में ले जाओ, दिखाओ। एक बार मेरे साथ भी हुआ था। तो मतलब कोई समझने की कोशिश नहीं करते, क्यों कर रहे हैं? अभी सबका अलग-अलग टेम्पर कैसे निकलेगा, अलग-अलग चीज़ें जैसा आपने बताया। और उस टाइम मुझे बोलने के लिए डर लगता था, बट आज मुझे डर नहीं लगता और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कैसे जज कर रहे हैं लोग, क्योंकि वो चीज़ मैंने झेला है। आज मैं उस ट्रॉमा से निकल पाई, क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, जब मैं इतनी मुश्किल से मतलब ठीक हो रही हूँ, एक-एक सर्जरी करके, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बेवकूफ़ी थी। बट एक चीज़ों से आप सीखते हो ना। मैं मौसमी जी आपको बोलूं, बेवकूफ़ी कुछ भी नहीं होती, ये हाँ, सब हीलिंग प्रोसेस है। बिल्कुल। किसी का हीलिंग प्रोसेस का रास्ता कोई और है, हुँ, किसी का कोई और है। किसी का हो सकता है जो आपने फ़िल्मों में देख लिया, किताबों में पढ़ लिया, या इसलिए मैं रियलिस्टिक किताबें लिखने की कोशिश करती हूँ, आदर्शवादी किताबें लिखती नहीं हूँ मैं। मैं वो चीज़, वो रास्ता दिखाने की कोशिश करती हूँ जिससे पता चले कि अगर ये डार्क साइड है, तो ये भी जीवन है और इस डार्क साइड से भी निकला जा सकता है, और डार्क होना इज़ नॉट ऑलवेज़ बैड। इट इज़ व्हाट इट इज़ और इट इज़ मी। तो उसको एक, मुझे लगता है एक्सेप्टेंस बहुत चीज़ों की हल है। जी। तो रास्ता सबका अलग है, कोई कैसे जाता है इसके लिए उसे जज हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल है, और जब एक्सेप्ट हम कर लेते हैं, तो फिर कोई भी चीज़ नहीं रोक सकते हमें। बिल्कुल। हमको भी बहुत टाइम लग गया एक्सेप्ट करने में, अब मैं कर चुकी हूँ एक्सेप्ट। मैम, आपके नज़र में असल फेमिनिज़्म की जो परिभाषा है वो क्या है? देखिए, मेरी नज़र में फेमिनिज़्म की परिभाषा वो नहीं है कि किसी को दबा के आगे बढ़ना है। इक्वालिटी की बात तो है ही, क्योंकि फीमेल्स के पास क्या है कि निर्णय लेने की आज़ादी नहीं है। सबसे बड़ी बात, स्त्रियों के पास जो निर्णय लेने की आज़ादी नहीं है ना, मैं चाहती हूँ कि वो अपने निर्णय ले, इसकी आज़ादी उसके पास होनी चाहिए। फेमिनिज़्म मेरे लिए किसी को रौंद के आगे बढ़ना नहीं है। फेमिनिज़्म की परिभाषा मेरे लिए सिर्फ़ इतनी है कि स्त्री जो अपने मन से करना चाह रही है, जो आगे आके अपने को बेहतर, या उसके पास जो कैपेबिलिटी है, उसका वो फुल यूज़ कर पाए। समाज उसे जज ना करे, उसके लिए कटघरे में ना खड़ा करे, उसको अपनी पूरी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलें और वो उस पे आगे बढ़ पाए। कम से कम आप उसकी मदद नहीं कर रहे, उसे कोई एहसान नहीं चाहिए, वो बहुत कैपेबल है। पर उसके रास्ते में आप रोड़े मत अटकाइए, उसको नीचा मत दिखाइए कि आप ये नहीं कर सकती हो, वो नहीं कर सकती। वो कर जो भी सकती है और जो भी वो डिसीज़न्स ले सकती है, उसके गिरेगी भी। और एक तो उसको देवी मत बनाइए, या तो आपने उसे नौकरानी बना रखा है या आपने उसे देवी बना रखा है। इंसान आप उसे मानने को तैयार नहीं है। उसकी अपनी गलतियाँ, उसकी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, वो गलत डिसीज़न भी लेगी, गिरेगी भी, सीख भी जाएगी। हमेशा यही कहना, देखा पता था तुम्हारे बस की नहीं है, औरतों के बस की नहीं है। अरे भाई, बहुत से आदमी भी एक्सीडेंट मार रहे हैं पर आप उनको कुछ नहीं कह रहे, फीमेल गाड़ी चला रही है तो अरे यार, ठीक बात है। बहुत सी, वो बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग भी है। आपसे कह दो लैपटॉप पे काम करते किचन में सब्जी बना लो, आपके बस का नहीं है, आप कर ही नहीं सकते हो। आपको एक सब्जी बनाने में 2.5 घंटा लगेगा। तो वो अपनी में उसकी एक्सपर्टीज़ ही है, उसकी बंदे की अपने में एक्सपर्टीज़ है, सबका अपना-अपना रोल है। पर कोई आपको डिमीन नहीं कर रहा है, तो आप स्त्रियों को भी करना बंद कीजिए। तो मेरा फेमिनिज़्म सिर्फ़ यहीं पे है कि जिस चीज़ के लिए वो आगे आके कैपेबिलिटी के साथ, अपनी कैपेबिलिटी के साथ, या अपनी गलतियों या कमियों के साथ भी जो वो कर रही है, लेट हर डू। वही है ना कि जब अभी मैंने कई बार इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे देखा, लड़कियों से कोई भी चीज़ हो जाते, तो लोग वो चाय की कप रखते हैं ना, और लिख देते वुमन। मतलब क्या है? कई बार मैंने देखा, मुझे हँसी आती है, और वुमेन्स डे में भी लगाते स्टोरी। मज़ाक उड़ाना, नीचा दिखाना, अपने को सुपीरियर दिखाने का दुनिया का सबसे निकृष्ट तरीका है। जो भी किसी को नीचा दिखा के खुद को सुपीरियर दिखाना चाहता है ना, मेरा ये मानना है कि वो एक आम नॉर्मल इंसान भी नहीं है, सुपीरियर तो क्या बनेगा, वो सबसे निकृष्ट है। और ये टेंडेंसी बहुत बढ़ गई है कि एक्चुअली मुझे लगता है जो ऐसे काम करते हैं ना, उनको पता है कि हम किसी लायक नहीं है, हम कैपेबल है ही नहीं। तो अपने को थोड़ा-सा ऊपर दिखाने के लिए किसी को नीचा दिखाएँ कि अपनी लाइन थोड़ी बड़ी दिखे। ये करने वाले सारे वही लोग हैं जो खुद किसी लायक नहीं है, इसलिए किसी को नीचा दिखा के थोड़ा-सा अपग्रेड फील करते हैं। तो ये आज इस ये जो क्वेश्चन उन्होंने किया था, इसका अच्छा सही रिप्लाई आज मिला मुझे। यही से शुक्रिया। एकदम सही है। हुँ, जिनको लगता है कि मेरे से कुछ हो नहीं सकते, वो इसीलिए दूसरों को ऐसे करते हैं। बिल्कुल, सच ही है ये। बिल्कुल सही बोला। हुँ। मैम, आपके नज़र में एक अच्छी कहानी या उपन्यास की खूबी क्या है? रीडर को झकझोरना, या समझाना, या खुद से जोड़ना?
देखिए मौसमी जी, मैं समझाने वाले उसमें तो आती ही नहीं हूँ। मैं उसमें बिलीव ही नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि ये आदर्शवाद का बैग मेरे पास तो है ही नहीं। मैं इस लैंग्वेज में ना बात करती हूँ, ना लिखती हूँ। अ, दूसरी चीज़ आती है झकझोरना या जोड़ना। जैसे मैं लिख रही हूँ, बहुत से लोग, जैसे एक मेरी कहानी है मूक चीखे, एक है जिसमें मैंने ये एक लड़का है जो सुसाइड करता है, 11वीं में पढ़ने वाला, जिसका स्कूल के दूसरे लड़के स्कूल के बाथरूम में रेप भी करते हैं और ये सब भी उसके साथ होता है। तो ऑब्वियसली वो जब मैंने सारा लिखा, मुझे खुद भी बहुत तकलीफ हुई और 3 साढ़े 3 महीने मुझे उस कहानी में लगे लिखने में। तो बहुत से लोगों ने उसे पढ़ के कि बहुत बुरी तरह हम हिल गए उसे, वो झकझोर दिया। हालाँकि मेरा मकसद ऐसा नहीं होता। लिखते हुए मैं ऐसा कोई धमाका टाइप, ये मेरा ख़्याल ही नहीं होता। मेरे अंदर वो पेन चल रही है और जितनी गहराई से चल रही है, जितना मुझे चुभ रही है और इतनी बुरी तरह से चुभ रही है कि मुझे लगता है कि एक छुरी है जो मेरे अंदर किसी ने घुसा दी है और उसे घुमाए चला जा रहा है। मुझे इतना पेन हो रहा है, मुझे दिल की बातें समझ नहीं आती, मेरा तो सारा दर्द पेट से उठता है और बहुत तेज़ मुझे यहाँ पे पेट में दर्द शुरू होता है और उससे सारा दिल, दिमाग, शरीर सुन्न होना शुरू होता है। ये मेरी तकलीफ़ की परिभाषा है। लोग कहते हैं ना दिल में पेन हुआ, मुझे वहाँ नहीं हो रहा होता, मुझे यहाँ से सारा पेन स्प्रेड होना शुरू होता है। तो जब मैं वो लिख रही हूँ, जब मैं महसूस कर रही हूँ, तो मैं खुद बहुत पीड़ा से गुज़र रही हूँ। अब होता क्या है कि जो सेम महसूस करते हैं, जब वो उसे पढ़ते हैं, तो वो उससे जुड़ जाते हैं, वो उससे मुझसे बात करते हैं या मुझे मेल करते हैं या मैसेज या फ़ोन करते हैं। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है कि किसी को वो महसूस हुआ कि हाँ, और हो सकता है कोई विक्टिम पढ़ के महसूस कर रहा है या किसी ने महसूस, सिर्फ़ ये महसूस कर, अब मेरा मेरा ना, अब आप इसको समझाना लेंगी या कैसे लेंगी? कि किसी ने उसे पढ़ के लगा कि यार मैं कितना घटिया हूँ, ये सेम चीज़ मैंने की थी या मैंने मज़ाक उड़ा दिया था। और बहुत से लोग ऐसा करते हैं मौसमी जी, वो बुरे नहीं होते। समटाइम्स वो सिंपली अवेयर ही नहीं हो रहे कि रियलाइज़ वो नहीं एक्चुअली होता। में किसी का मज़ाक उड़ा रहे हैं। जी। वो अवेयर ही नहीं हो रहे कि मेरी बात किसी को चुभ सकती है या मैंने किसी को बुरा बोल दिया है या मतलब किसी में कोई कमी है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, या उसने उसको बड़ा कैजुअली बोल दिया और उसको एहसास ही नहीं हुआ कि। तो अब जैसे अपनी बात करूं बीमारी के टाइम में, यार तुम तो कुछ खा पी लिया करो या तो सूख गई हो, या ये अभी तो मैं आपको बहुत अच्छे वर्ड में बोल रही हूँ, बहुत खराब शब्दों में भी ये जब बोला जाता है तो सामने वाला ये नहीं सोच रहा कि दूसरा पहले ही जूझ रहा है अपनी सेहत से। लोग नहीं सोचते, बोलते हो नॉर्मली। तो मैं सोचती हूँ कि जब पढ़ेगा कोई, जब इसको वो करेगा, मैंने सोचा भी नहीं, मैंने बस वो लिख दिया है, तो शायद पढ़ने वाले को लगे कि यार नेक्स्ट टाइम मेरे को ये वर्ड नहीं बोलना, ये खराब है। बस मेरे को दिल की सबसे बड़ी खुशी वहां मिल गई कि मैंने दुनिया के लाखों लोगों के उसमें से, या मुझे जो हाँ कुछ हजार लोग पढ़ रहे हैं उस हजार में से सिर्फ 2 लोगों का मन बदल दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कई बार इंसान बोल देते हैं, जैसे भी मतलब उतना सोचते नहीं है, बाद में रियलाइज़ होते, कई लोगों को तो होते, कई लोगों को तो होते भी नहीं है। रियलाइज ही नहीं इतना है होता। कि बस रियलाइज़ हो जाए ही बहुत हाँ। बात बड़ी तो बात है। मेरे लिए बस वही मेरा लिए होता है कि हुँ, कोई शायद बदल जाए, कोई पढ़ के उसको जुड़ जाए कि यार ये मेरे साथ भी हुआ। उसको पता है क्या होता है, जैसे मुझे अभी अभी रिसेंटली कल ही बात हुई है इस बारे में कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया तलब पढ़ने के बाद कि मैं आपको लिख के तो बाद में बताऊँगी, पर मुझे लगा मैं आपकी तरह लिख नहीं पाऊँगी, तो मैं आपको फ़ोन पे बताऊँ कि मैंने कैसा महसूस किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो आपने लिखा ना, यही उसमें मुझे महसूस होता है। और पर मुझे कल बड़ी तसल्ली मिली कि यानी यार मुझे ही, मेरे साथ ही नहीं हो रहा है यार, बहुत लोग इस पेन से गुजर रहे हैं, ये बहुत इनर तक ही सबको महसूस होता है। तो इन अ वे मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि आई एम नॉट हाफ मैड, मैं पागल नहीं हूँ, मतलब ये एक नॉर्मल चीज है। तो मैंने कहा बस यही मेरा को बहुत तसल्ली दिया कि हाँ। तो ये 2 तरीके से काम कर रहा है कि अगर आप सफ़र कर रहे हो तो आप अकेले नहीं हो, और दूसरे पे ऐसे कि यार ये मैं तो ना करूँ कम से कम। ये आप जो बात कर रहे हो, अभी मैं फ़ील कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगता है मेरे में है, कई बार ना मैं खुद को कोसती हूँ और मैंने कई लोगों से शेयर भी किया, मेरा किसी से क्यों नहीं बनता है 1-2 दिन से ज़्यादा, तो मेरे में ही कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। कई बार मैं चाहती हूँ ये इंसान मेरे लाइफ़ में रहे बट वो नहीं रह पाते। मेरा नेचर जो है मुझे लगता है ठीक है, जब मुझे लगेगा मुझे बदलने की ज़रूरत है, मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। बट अभी आप आपके बात सुन के मुझे लग रहा है हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ और या ना मैं तो गलत गलत भी नहीं हूँ। तो कई बार मैं खुद को कोसती हूँ कि शायद मेरे में कमी है। सब में कमी है दुनिया में, हाँ। सब में कमी है। कोई पोकर फेस के साथ हैंडल कर लेता है, कोई बहुत अच्छी एक्टिंग के साथ हैंडल कर लेता है।
कोई रो के अकेले में हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी पे चिल्ला के हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, कोई सामने बहुत अच्छा बन बन के प्रिटेंड करके कर रहा है। कमी से सब जूझ रहे हैं, कोई सही नहीं है। कोई अच्छे से ड्रामा कर लेता है, कोई हमारी तरह छुप के रो के कर लेता है। हैंडल करने के लिए सब जद्दोजहद में ही जी रहे हैं। या बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि सामने दिखाते नहीं है, नहीं, सामने सब और एक ठीक तो है। बहुत शानदार तरीका है, बहुत सारे 90% लोग यही कर रहे हैं कि अपनी उसके लिए दूसरे को ब्लेम करके और दूसरे पे हावी होके या उसे नीचा दिखा के या उसको ह्यूमिलेट करके उनको एक अलग किस्म का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और वो अपना जो कमी है उसको हाइड कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये चीज़ तो हो नहीं इसलिए पाएगा। अपने पे क्वेश्चन नहीं लगाना हाँ, चाहिए कि मेरे में कोई कमी है। एक्चुअली में ज्यादातर आसपास के लोगों की जो कमियां है ना वो हम पे थोपी जाती है और हमें रिड्यूस किया जाता है। सही बात है। जब तक हमें लग रहा है कि हम सही है, तो तब तक क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए या नहीं खुद को बदलना चाहिए। जब लगे हाँ मतलब मैं गलत हूँ इस चीज़ में, लोग बोल रहे हैं उसमें नहीं, जब मुझे लगेगा, रियलाइज़ होगा हाँ, अब और बदलना होता चाहिए। है जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, हुँ, अच्छे उससे होते हैं और अच्छा देखना पढ़ना, अच्छी संगत, धीरे धीरे कुछ कुछ कमियां उन्हें खुद ही रियलाइज हो जाती हैं, तो वो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि हर रात हर शाम एक बार अपने साथ बैठना चाहिए। और जब आप कुछ गलत कर देते हो ना, आपके माइंड का एक रिंग होता है, वो बज रहा होता है कि तूने आज गलत तो कहा है, गलत तो किया है। जिन लोगों में ये रिंग होती है ना, जो ये घंटी होती है इनविजिबल, वो दुनिया के बड़े प्यारे लोग होते हैं, पर गलतियां वो भी कर रहे होते हैं, बट वो अवेयर होते हैं तो धीरे धीरे हैंडल भी कर लेते हैं। रियलाइज़ हो जाते हैं कि हम्म, हाँ, मुझे ऐसे बात नहीं कुछ करना लोगों में चाहिए। होती ही नहीं है, नहीं होती है, दूर दूर तक नहीं होती है ये घंटी, बिल्कुल, और आती भी नहीं है। वो लोग कहते हैं ना कि किसी को अच्छे उससे सबको सुधारा जा सकता है, भाई ऐसी कोई नहीं चीज है, नहीं होती है। कुछ लोग अच्छे के साथ पैदा होते हैं, कुछ लोग उस बियॉन्ड उसके पैदा होते हैं, बिल्कुल। एंड क्योर नहीं किया जा तो सकता आप उनको। उनके वजह से आपको बार-बार झुकना उनके पास पड़े, से हट जाना चाहिए। बिल्कुल हट जाना चाहिए। मैं हमेशा, लोग कहते हैं ना कि नहीं ये तो किसी को अकेले में छोड़ के हुँ, पलायन करना, मैं कहती हूँ पलायन इतनी बुरी चीज नहीं है भाई। अपने को भी बचाना बहुत जरूरी है। अगर चीजें बहुत टॉक्सिक हो रही हैं, और जैसे कहते हैं ना दुख आपको दुनिया में सब देंगे, ये आपको देखना है कि किसके लिए दुख उठाना जायज है। तो जिसके हुँ, लिए जायज नहीं है ना, वहां से हट जाओ। बिल्कुल यही सही है। हाँ। मुझे तो बड़ा सुकून मिल रहा है आपसे बात करके क्योंकि मैं खुद को समझा पा रही हूँ। मुझे बड़ी हाँ, खुशी यू हो आर रही है, राइट। ऑनर्ड, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपको बिल्कुल। बहुत चीज़ें मैच करते हैं ना और जी जी बहुत जी कम लोगों के साथ आपकी चीज़ें मैच करते हैं। जब मैच करते हैं तब लगता है हाँ, अब सही है, सैटिस्फैक्शन मिलता है। जी जी। जी। हिंदी साहित्य में महिला लेखिकाओं के लिए आज क्या सबसे ज़्यादा मुश्किलें आती है? ख़ासकर जब वो फिज़ियोलॉजिकल गहराई और सेंसिटिव टॉपिक पे लिखती हो। यही बात मैंने मौसमी जी थोड़ी देर पहले आपको हाँ, बोली ना कि मनोवैज्ञानिक अगर आप गहराई से लिखते हैं तो हुँ, फीमेल राइटर्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पर्सनल है, ये तुम्हारे बिल्कुल। साथ बीता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे इतनी कोफ्त होने लग गई थी इन सवालों से। अब तो मैं फिर भी अभी भी कई बार होता है, आप हुँ, फ्रेम ऑफ माइंड आपका ठीक नहीं होता जब आपके पास इस तरह का सवाल आता है, तो हर बार आप डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दे पाते। स्टिल आई फील मैं वो हो जाती बुरा हूँ, लग जाता बहुत है कई इरिटेट बार। हो जाती हूँ कि हुँ, हाँ, ये सारी ही प्रेम कहानियाँ मेरी हैं, ये सारे सेक्स अब्यूज़ मेरे साथ हुए हैं, ये सारे रेप मेरे ही साथ हैं। तो मतलब वही ना, अगर आप दिल से, डेप्थ से, गहराई से महसूस करके लिखते हो तो हुँ, सबसे पहले यही टारगेट होते हो कि आपका अपना है। खासकर रोमांटिक लिख दो तो हुँ, बस, रोमांस लिखते तो यही हो जाता है कि बस ये आपका ही दिल टूटा है, आपके साथ ही हुआ है, मतलब क्या ही कर सकते हैं पर इन चीज़ों का। धीरे-धीरे वही। हम सीख जाते हैं इनसे ऊपर उठना। हुँ। सुषमा मैम क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई कहानी आपके कंट्रोल से बाहर चली गई और खुद चलने लग गई? लाइक कोई ऐसा एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि आपको लगा कि ये तो मैंने ही लिखा, मेरे कलम से ही निकली है, बट आपको अपने इस जो पर्सनैलिटी है, जो पर्सनैलिटी वाला साइड होते हैं ना, तो उसको आपके लिए वो भी अननोन थी, मतलब आपको लगा कि ये तो मुझे पता ही नहीं था, ऐसे कभी? ऐसा मेरे साथ जब मैंने फर्स्ट कहानी, मेरी नया ज्ञानोदय में एक कहानी आई थी, सबसे पहले तुम उस कयामत के दिन रो लेना। तो उस कहानी को लिखते हुए मैंने रियलाइज किया कि मेरे अंदर एक ऐसा, जिसको हम सररियल बोलते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल भी इसी नाम से है, सररियल सुम्मी के नाम से। तो मैंने रियलाइज किया कि जिसको हम जादुई यथार्थवाद भी कहते हैं, जिसमें मार्केस ने भी काम किया है अपने, और मेरे अंदर एक
इस तरह का वर्ल्ड है, एक पैरेलल वर्ल्ड है जो रियलिस्टिक वर्ल्ड में फिट नहीं होता। मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं और ऐसी चीज़ें उस दुनिया में होती हैं कि जब मैं वो विजुअलाइज़ेशन आना शुरू होता है तो बिल्कुल रियल वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है। जैसे एक और मेरी कहानी आई थी मंत्रवेद। एक लड़का है जो, उसमें मैं कहानी का आपको थोड़ा-सा बताती हूँ कि वो एक स्टेशन पे उतरा है, उसको एक लड़की, खूबसूरत सी लड़की मिली है और वो उससे बात कर रहा है, इतने में उसकी स्टेशन से ट्रेन छूट गई है। और उसके बाद वो एक पहाड़ी एरिया में है और वो लड़की उसको बोलती है अब अगले 24 घंटे तक दूसरी ट्रेन नहीं आएगी और वहाँ पे कोई जगह ही नहीं है जो रुक जाए, जो स्टेशन मास्टर का कमरा है वो भी सारा टूटा हुआ है। तो उसको समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। तो वो लड़की उसको ऑफर करती है कि आप पहाड़ों मेरा घर है, आप यहाँ रुको। तो वो उसके घर जा रहा है, फिर वो उसके साथ बात कर रहा है, उसके साथ वहाँ पहाड़ी एरिया में घूमने भी निकला है। दोनों अपनी बैकग्राउंड पे बात कर रहे हैं। उसको लड़की थोड़ी सी सररियल, मतलब इन द सेंस कि वो लड़के से सस्पिशियस भी लग रही है कि लड़की है क्या? इसके अल्बर्ट कामू भी रखा है और दस्तोवस्की भी है और ऐसी-ऐसी ये किताबें पढ़ रही है और कमाल की पेंटिंग्स इसके घर में हैं। वो बीच में उसे छोड़ के गायब भी हो जाती है। जब उसकी नींद खुलती है रात को तो वो लड़की उसको फिर उसको अपने घर की किचन में दिखती है। तो वो उसके फिर करीब जा रहा है और थोड़ा-सा इरोटिक चीज़ें उसके साथ इमेजिन कर रहा है, सब कुछ है। अचानक जब वो उस इरोटिज़्म का पीक पे कुछ इमेजिन कर रहा है, उसको झटका लगता है और वो गिरता है और वो देखता है कि वो ट्रेन में है। और वो फिर उसके बाद उसको फिर से प्यास लगती है और वो देख रहा है स्टेशन पे रुकी हुई है, वो नीचे उतर रहा है और पानी भर रहा है और अच्छा फिर उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है, मुड़ता है तो वो सपने वाली लड़की है और अब वाक़ई उसकी ट्रेन छूट गई है। तो इस तरह की सररियल स्टोरी जब मैंने लिखी, ये एक को आपको एग्ज़ाम्पल दिया, मुझे अपना ये साइड खुद नहीं पता था। और इस तरह की चीज़ें मेरी कहानियों में काफ़ी होती हैं, जैसे तलब में भी ये चीज़ आपको मिलेगी कि पाठक इस चीज़ में खुद नहीं डिसाइड करने में उसको टाइम लगता है। मेरे पास ये सवाल आता है कि ये हुआ, तो फिर सच क्या था? मैं कहा जो आपका दिमाग सोच ले, डिसाइड आप कर लो एंड। मैंने ओपन एंड दे दिया, अब आप डिसाइड कर लो क्या सच सच क्या था? सपना सच था या लड़की सच थी? तो ये साइड मुझे खुद नहीं पता थी। कहानियाँ लिखते-लिखते मैंने, और ऐसी कहानियों के एंड मैं नहीं डिसाइड करती हूँ। जब मैं उस ट्रांस में होती हूँ, जब वो कहानी चल रही है या मैं लिख रही हूँ, जब मैं टाइप कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैं अगला वर्ड क्या टाइप करूँगी। और ये बहुत आई डोंट नो कि लोग इस पे बिलीव करेंगे कि नहीं बिलीव करेंगे, बट दिस इज़ द फैक्ट, मुझे खुद नहीं पता होता अगला वर्ड क्या आएगा जब मैं उसे लिखती हूँ। इसलिए मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत तेज़ है, क्योंकि दिमाग में से फिर वो बात निकल जाती है। बहुत तेज़ी से मैं उसको टाइप कर रही होती हूँ क्योंकि वो थॉट फिर वैनिश हो जाता है और मुझे बिल्कुल नहीं पता होता कि मैं क्या एंड करूँगी। और लिखने के बाद जब मैं खासकर उसको कुछ टाइम बाद पढ़ती हूँ तो मुझे रियलाइज़ नहीं होता, मैंने ऐसा सोचा कैसे? ये निकला कैसे? बट वो ट्रांस अलग होता है। कई बार हम वो सपने देखते हैं ना। वो कैसे आता है, क्यों आता है, कब आता है, मुझे खुद नहीं पता चलता। पर मेरी हैं ऐसे 7-8 कहानियाँ जो बिल्कुल ट्रांस में लिखी गई हैं और बहुत उनका एंड इंटरेस्टिंग मेरे है। हाथ में ही नहीं होता। बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब सुन के तो मैं एकदम वो इमेजिनेशन कर रही थी। कई बार सपने देखते हैं हम, तो हम भूल जाते हैं। तो आपके साथ भी वही, जब लिखते हो तो लिख ले तो बाद में सोचते हो कि कैसे मैंने। कई बार तो मुझे 10 साल पुरानी चीज़ शायद मैंने सपना देखी होगी और आज इतनी क्लैरिटी के साथ है कि अब मैं श्योर नहीं हूँ कि वो सपना था या मेरे साथ घटा था। और ऐसा मेरे साथ बहुत सारी चीज़ों के साथ होता है, इसलिए मुझसे बहुत से लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है मैं तो बोल चुकी थी, मैं तो कह चुकी थी, मैंने तो उसका काम कर दिया था, जो कि मैंने वो नहीं किया होता। या बहुत सी चीज़ें ये भी एक अजीब-सी बात है कि बहुत सी चीज़ें जैसे आज हो रही हैं, तो मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हो चुका था। और ये इसका भी मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये चीज़ भी होती है कि कुछ घट रहा है अभी और मैं श्योर हूँ कि अरे यार! अभी तो 6 महीने पहले की तो बात है, ये चीज़ तो हो गई थी। तो हो रहा है ये, तो मुझे नहीं समझ में आता। और जैसे एक कहानी है मेरी, उसको अभी कथा देश का पुरस्कार भी मिला था कि अतीत में खोई हुई वर्तमान की चिट्ठियाँ। वो मेरी 35 साल पुरानी एक वो है, जब मेरे ख्याल से 35 साल से पुराना हो गया ना, जब वो एक 3-4 साल की बच्ची की कहानी है। और वो मुझे याद है कि बचपन में मैंने कुछ ऐसा देखा था कि जब मुझे शब्द भी लिखने नहीं आते थे, तो मैंने कुछ लिखा था, कुछ बनाया था और गोला सा बना के वो चिट्ठी अपनी तरफ से देने की कोशिश की थी और वो चिट्ठी भीग गई थी, खराब हो गई थी। तो मैं रोई थी। तो मैंने उसमें लिखा है कि शब्द गुम जाने के बाद दिल टूट जाने की मेरी ज़िंदगी की वो पहली घटना थी। जब मैं कुछ कहना चाह रही हूँ और मेरे पास शब्द खत्म हो गए, मतलब मैं जो शब्द ही नहीं ढूँढ पाई हूँ, क्योंकि वो मेरे शब्द मिट गए। तो वही चीज़ है कि ये चीज़ मेरे साथ बहुत लगातार होती है। बहुत पुरानी चीज़ है जो मैं श्योर ही नहीं हूँ कि सपना था कि सच था। पर जब वो हावी हुआ है तो मैंने फिर उसे लिखा है। इस इस पशु-पेश के साथ ही कि सच था कि सपना था, आई डोंट नो। कोई नहीं, मतलब आप जब वो कहानी बोल रहे थे ना ट्रेन वाला, मैं बंगाली हूँ,
तो हमारे उधर ना संडे को एक एपिसोड आता था, संडे सस्पेंस। अच्छा। बहुत मज़ा आता था। अच्छा। एकदम सस्पेंस है, अब क्या होगा पता नहीं है, कैसे हुआ? हम लोग सोच भी नहीं पाते थे, बट होता था। तो मेरे को ना वो वाला सीन याद आ गया। पहले तो हम मेरी रेडियो में लाइफ सुनते ऐसी थे। हाफ सस्पेंस में चलती है। बहुत मज़ेदार है। वाक़ई बहुत मज़ेदार तो नहीं होती, बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, बट बट मैं मेरा माइंड वर्क सुन ही ऐसे रही हूँ, करता है। तो हाँ। मुझे तो आ रहा है, अब हाँ, आप उसको जी रहे हो, जी रहे तो हो। आपको पता है अच्छे कई से, काफ़ी चीज़ों को प्रॉब्लमैटिक भी प्रॉब्लम होता होता है, है। तो बट chaos क्रिएट होता है, माइंड फॉगी हो जाता है, बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में क्लस्टर्ड हो जाती हैं, हुँ, मैं उनको सेग्रीगेट नहीं कर पाती। अ, उससे मेरे को ब्रेन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है, हुँ, स्ट्रेस क्रिएट होता है, एक बैलून की तरह हो जाता है माइंड की, जैसे एक पिन के साथ फट जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हुँ। क्लस्टर्ड हो जाती हैं, तो व्हिच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मुझे लगता है ये एक पावर है। मेरे को लगता है ऐसे कोई भी इंसान ऐसे नहीं सोच सकते, नहीं कर सकते। तो हाँ, उसको मैंने पावर बनाने की कोशिश की अपनी बिल्कुल। राइटिंग में निकाल के। आई ट्राइड इट कि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हुँ। वाली कहानी करने मैंने एक की। मूवी देखा था, बहुत जी। पुरानी है, बचपन में देखी थी। तो ऐसे था, उनको दिखता था चीज़ें हुँ, और कहीं न कहीं वो सच ही होता था, ऐसा नहीं है कि इमेजिन कर रहे हैं। हुँ। तो ये पावर ही है जो कि सब में नहीं है, और आप इस चीज़ को पॉज़िटिव वे में लेंगे, तो बहुत अच्छा है ना। जी, आप जी, जी। लोग बोलेंगे, लोग तो बोलते रहेंगे, आप नेगेटिव में जाएँगे तो आप अपने लिए नुकसान है। तो हम भी ऐसे करते हैं, हर चीज़ जो भी मेरे साथ होता है तो मैं पॉज़िटिव वे में लेती हूँ, तभी आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, हम बात कर रहे हैं, नहीं तो फिर वही है ना, लोग तो वही है 4 लोग 4 बातें करते हैं। बस यही हुआ है कि मैंने इन सारे उसको प्रोफ़ेशनल राइटिंग की तरह शुरू कर दिया, निकाले। बिल्कुल। लिखती तो मैंने कहा ना मैं डायरी लिखती हूँ, तो लिखना तो हुँ, 40 साल का है, बट 9-10 सालों से फिर मैंने इनको कहानियों में, उपन्यासों में, इसमें निकालना शुरू किया, सब में, शॉर्ट बिल्कुल। स्टोरीज़ में। अपनी पावर को आप एकदम सही जगह इस्तेमाल कर रहे हो। शुक्रिया। जी। मैम आप सक्सेस को कैसे डिफ़ाइन करते हो और सक्सेस आपके लिए क्या है? मौसमी चीज़ों से वही चीज़ मैंने थोड़ी देर बाद पहले बताई थी कि मेरे लिए सक्सेस ये नहीं है कि ये मिल गया, वो मिल गया, बहुत पैसा आ गया, बहुत नाम आ गया। सक्सेस मेरे लिए पता है क्या है? जब कोई एक जना मुझे फ़ोन करके या चिट्ठी लिख के या बोलता है ना कि मैंने इसे पढ़ के ऐसा महसूस किया, मैं बहुत रोया या रोई, या मेरे अंदर कुछ बदल गया या मेरे अंदर कुछ घट गया, मुझे लगा कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ या मैं ऐसा नहीं करूँगा आगे से, या मुझे अब इसे हैंडल करना। अभी एक बच्चे ने मुझे बहुत अच्छा मैसेज इंस्टा पे दिया कि ये मेरे लिए बिपशाना की तरह था तलब को पढ़ना, कि मुझे इसे पढ़ के समझ आया कि इसके बाद अपने को खर्च नहीं करना, इससे ज़्यादा खुद को खर्च नहीं करना, यहाँ रुकना है। इसके बाद छोड़ के सही चीज़ों पे खुद को कॉन्संट्रेट करना है। मेरे दिल को बहुत लगा ये। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है कि एक 22-24 साल का लड़का मुझे ये बोल रहा है कि उसको पढ़ के, जो एक हायर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, जो एक अकेले कमरे में बहुत सारे डिप्रेशन से भी जूझ रहा है। तो उसको ये पढ़ के लगा कि मेरे इस किताब को पढ़ना मेरे लिए ध्यान लगाना था, कि मैं इस ध्यान से बाहर आके अपनी माइंड को सॉर्ट कर पा रहा हूँ, चीज़ों को सॉर्ट आउट करके देख पा रहा हूँ कि हाँ, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। ऐसे मेरे पास जितने खत आते हैं, जितने मैसेजेस आते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। जैसे तलब के लिए मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग मैं अपनी चीज़ें आउट करने से पहले ज़्यादा लोगों को पढ़वाती नहीं हूँ। तो मोटा-मोटा कुछ लोगों को मैंने उसके बारे में बताया, तो कुछ लोगों का ये मानना था कि यार ये ना विषय बहुत ऐसा है, बहुत सक्सेस नहीं होगा, मतलब बहुत ऐसा नहीं होगा क्योंकि पॉपुलर बहुत नहीं होगा। मैंने कहा मैंने सेल के उससे लिखा ही नहीं है ना, मेरे हिसाब से चाहे इसकी 1000 कॉपीज़ बिकें, आई डोंट केयर अबाउट दैट, मैं 50,000 के हिसाब से लिख ही नहीं रही हूँ। मेरे हिसाब से अगर इसमें 1000-2000 कॉपीज़ बिकती हैं और उसमें से 5 लोगों के दिल को भी छू जाती है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब ये ईश्वर कृपा है कि आने के 10-20 दिन में ही आप जिस 500 कॉपीज़ का डर दिखा रहे थे, वो तो 20 दिन में ही खत्म हो गई। तो वो वही, क्योंकि जिस चीज़ का ऐसा होता नहीं है, बहुत लोग जूझ रहे हैं, बस वो कह ही नहीं पा रहे हैं, बल्कि तलब सबसे प्यारे तरीके से रिसीव की जा रही है। तो ईमानदारी से बात कहना ना, अपने आप आपको सक्सेस देता है। बस अब मुझसे राइटर लोग भी ये पूछते हैं, नए आने वाले बच्चे, कि मैम आप राइटर नए जो लिखना चाहते हैं उनको क्या आप संदेश देंगी? मैं कहा सिर्फ एक ही मैसेज है, ईमानदार। जो दिल से महसूस करते हो ना, उसमें शब्दों का लाग लपेट नहीं करना। भाषा दुनिया को आ जाती है, आज तो चैट जीपीटी भी दे देगा। तो अगर आप ईमानदारी से जो महसूस कर रहे हो वो लिखोगे, वही बात कन्वे करोगे बिना उसमें फालतू के अलंकार लगाए बिना, ईमानदारी से अपनी बात कहोगे, तो वो दिल तक जाएगी ही जाएगी। अच्छा लेखन ही वही है, सक्सेस भी वही है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, अपने साथ भी और दूसरे के साथ भी। मेरे को भी ज़रूर पढ़ना है, और
मैंने जितना जब मुझे पता चला आप आ रहे हैं, जितना मुझे मैंने पढ़ा या रिसर्च किया, तो मतलब मुझे देखिए, ना मिलने से पहले मुझे नहीं लग रहा था मैं कितना कनेक्ट कर पाऊँगी, बट जब हम ऊपर बात कर रहे थे, जब अभी बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो चीज़ आप लिख रहे हो या जो चीज़ आप करते हो, मेरे साथ भी वही होते हैं। बट वही है ना कि जब मुझे इससे पहले कोई नहीं मिला, तो मैंने नहीं बताया, क्योंकि जो लोग नहीं समझेंगे, उनको बोलने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, यही एक्चुअली में मेरा मोटिव तलब लिखने का यही था कि आप लोग जानें कि ये ना तो जिन जिन लोगों के साथ नहीं घटता, वो ये इस बात को समझे कि ये मज़ाक उड़ाने का विषय नहीं है, और जिन लोगों के साथ ये घट रहा है, वो इस बात को समझें कि मैं अकेला या अकेली नहीं हूँ। इट्स प्रीटी नॉर्मल। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है, मेरे को पढ़ना है। और इससे पहले भी जो बुक्स आपने बोला, ट्रेन की जो हाँ, कहानी है, वो मेरा उसको पहला कहानी संग्रह था, तुम्हारी पीठ पे लिखा मेरा नाम। उसका भी बहुत, मैं बता रही हूँ, एक बड़ा ही फ़नी इंसिडेंस है कि जब वो किताब आई थी और उसको मुंबई लिटरेरी फेस्ट का अवार्ड मिला था और काफ़ी पॉपुलर भी हुई वो किताब मेरी। तो उसमें बहुत से लड़के-लड़कियाँ मुझे कॉन्टैक्ट करते थे कि मैम गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करना है साइन के लिए, तो मैं उनको बोलती थी कि भई पहले पढ़ लो। तुम्हारी पीठ पे लिखा नाम वो लड़का या लड़की की पीठ पे लिख नहीं रहा है, ये कब्र पे लगी हुई स्लेट का मेटाफॉर है, पढ़ लो इसको। तो वो मेरा पहला कहानी संग्रह था, उसके बाद तो एक और आ चुका है लास्ट ईयर। मुझे पढ़ना है। मुझे एक्चुअली मुझे हिंदी पढ़ना मैंने जब सीरोज़ टीवी में मैंने जॉइन किया, तब से मैंने सीखा। मैं बंगाली हूँ, तो मैंने शुरू से बंगाली लेके पढ़ाई किया और मुझे हिंदी बोलना बोलना ईज़ी है कोई भी चीज़, बट पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लिखना नहीं आती है मुझे, पढ़ लेती हूँ। अच्छा। पूरा स्क्रिप्ट मैं अभी हिंदी में ही पढ़ रही हूँ, तो मेरा भी अभी ना इंटरेस्ट जगता है कि मैं हिंदी पढ़ूँगी या अच्छी चीज़ पढ़ने में और मज़ा आता है। हाँ, क्योंकि कोई चीज़ आपको अगर हुक कर लेती है ना, तो फिर लैंग्वेज बैरियर नहीं होती, क्योंकि जैसे बिल्कुल। मैं बाहर का जितना पढ़ती हूँ या बाहर की मैंने वर्ल्ड सिनेमा से मेरा बहुत अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा। तलब में दिखेगा आपको, उसमें मैंने 5-6 इंटरनेशनल फ़िल्मों को लिया है, जो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं मतलब जिसको कहते हैं ना, पागल हूँ, ये इंटरनेशनल सिनेमा को ढूँढ-ढूँढ के ऐसी फ़िल्में जिनके लोगों ने नाम भी नहीं सुने होते, बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों ने नाम नहीं सुने होते, पर बहुत कम लोगों ने सुने हुए होते हैं। तो वो ढूँढ-ढूँढ के देखना, उनको पहुँचना, तो वहाँ लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। बहुत सी होती हैं जिनके सबटाइटल भी नहीं मिलते, भई इंग्लिश में सबटाइटल भी नहीं आ रहे हैं, उस मूवी का मैं नहीं ढूँढ पाई हूँ सबटाइटल, बट फिर भी देख के आपको समझ आ रहा होता है कि हो क्या रहा है। तो इमोशन से इमोशन कनेक्ट हो रहा होता है ना, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, आप निकाल लेते हो उसको, वही बात है कि आप चाहते हो तो फिर आप कर ही लेते हो वो कर चीज़। लेते हो, हाँ। बिल्कुल। हाँ, तो अभी इतनी देर से हम तलब के बारे में बात कर रहे थे, तो तलब एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग की कहानी है, जिसमें प्रेम और काम के लिए मतलब जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, तो उसकी जो तलब और उसके बीच का जो उसका प्रेम और काम के लिए अपनी तलब के बीच का टकराव दिखाते हैं। और ये कहानी आज के जो टेक्नोलॉजी है, ड्रिवन लाइफ है और जो इमोशन है, उसके बीच का जो संघर्ष है, उसको दिखाती है। जी, तो इसके बारे में आप थोड़ा मौसमी, तलब पता है क्या है? तलब एक ऐसी अबूझ फीलिंग के बारे में है, जो हम खुद डिकोड नहीं कर पाते हैं। हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा आस-पास किन-किन चीज़ों को हमारा माइंड रजिस्टर कर रहा है, स्टोर कर रहा है। हमारे अंदर क्लस्टर ऑफ फीलिंग्स बनता जा रहा है, सिंस राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड बनता जा रहा है। हम उसे डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। हमें कुछ चाहिए, वो कुछ क्या है? वो कोई इंसान हो सकता है, वो कोई चीज़ हो सकती है, वो कोई एनवायरनमेंट हो सकता है। उस कुछ की तलब बढ़ती जा रही है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली, जो मैं प्रोटैगनिस्ट की बात कर रही हूँ। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं यहाँ चला गया, मैं उससे मिल लिया, मेरा उससे प्यार हुआ, मैंने ये काम करके देख लिया, मैंने वो काम करके देख लिया, मैंने उससे दूरी बना ली। आई डिड प्लेंटी ऑफ थिंग्स, बट समथिंग इज़ डिस्टर्बिंग मी। मुझे कुछ चाहिए। जो नहीं है, वो क्या नहीं है? जो है, उससे आकर्षण खत्म हो जाता है इंसान का। इंसान बड़ी नाशुक्री कौम है। उसको जो मिल गया ना, वो उसके प्रति उदासीन हो जाता है। पर जो उसके पास नहीं है, उसके लिए उसको गहरी तलब होती है। दिक्कत कहाँ शुरू होती है? जब उसे यही नहीं पता उसको तलब किस चीज़ की है। एग्ज़ैक्टली उसे क्या चाहिए। और
बहुत लोग, आज का यूथ खासकर, पूरी तरह से इस चीज की गिरफ्त में है कि उसे नहीं समझ में आ रहा कि उसे क्या परेशान कर रहा है। वो रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपनी फैमिली में सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपनी जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है, और वो हो भी नहीं सकेगा क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट इतना वॉलेटाइल हो चुका है। दूसरी चीज क्या हो गई है, टेक्नोलॉजी। पहले इंफॉर्मेशन का फ्लड नहीं था। जब हम स्कूल में थे हमारे पास सिर्फ एक दूरदर्शन था और अखबार था। आज के डेट में इंटरनेट है और इतने इतने साफ इतना इंफॉर्मेशन का फ्लो है कि संवेदना खत्म हो गई है। आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आपने एक पे बर्थडे का कांग्रेचुलेशन लिखा, दूसरे पे आरआईपी लिखा, मिनट में एक का मरा, अरे यार ये नहीं रहा, दुख हुआ आपको, कितने सेकंड का, 2 सेकंड का, अगली बिल्कुल। रील पे चले गए हो आप। फनी तो रील आ गया। आपका ना माइंड का जो एब्जॉर्ब है, जो प्रोसेसिंग है, वो एक तरीके से क्या बोलेंगे उसको, खत्म होती जा रही है, वो मरती चली जा रही है। तो आप अपनी फीलिंग्स को खुद समझ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि फीलिंग्स पे लेयर 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 ही बनती जा रही है हर फीलिंग की। किसी फीलिंग को बैठ के जी ही नहीं पा रहे हो। अब आप अब आप बेचैन हो, बहुत बेचैन हो, क्योंकि आपको उन इतनी सारी फोल्ड्स के नीचे एग्जैक्टली क्या परेशान कर रहा है नहीं समझ में आता। औरों की क्या बात करूं, इतनी एज में आने के बाद मेरे साथ भी ये होता है कि मुझे कुछ परेशान कर रहा है, मैं कहूंगी मुझे कुछ परेशान कर रहा है। अब मैं जैसे अपने बेटे से बात करना शुरू करती हूँ, मैं उसको कहती हूँ, कहते क्या क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है मम्मा। मैं कहा मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा। हम बात करते रहेंगे करते रहेंगे, मैं 20 मिनट कॉन्टिन्यूस रैंट के बाद फिर असली में मेरा दिमाग उस डेप्थ में, अरे ये दिक्कत थी। वो 20 मिनट की बात करने वाला जब आपको मिलता है ना, प्रॉब्लम तब समझ में आती है। बट 99% लोगों को वो लोग नहीं मिलते। आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास मेरा बेटा है और बेटी भी, अब कि हम ये बात कर पाते हैं कि ये कुछ चीजें हैं जो मैं उनसे भी शेयर नहीं कर सकती। ठीक है, माँ हर बात बच्चों से नहीं बोल सकती, तो ये बात यहाँ पे ये बैरियर लग जाता है। तो ये यूथ के साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनके पास रिलायबल दोस्त नहीं है, उनके पास ऐसी फैमिली नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा है। तो तलब इन सारी बातों के बारे में बात कर रही है कि जब ये क्लस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है और इतनी सारी डिससेटिस्फेक्शन लाइफ में आ गई है, तो तलब तो है, पर क्यों है, कैसी है, किस चीज के लिए है, ये डिकोड ही नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, ये मेरे साथ बिल्कुल मैच करता है। अब आपको लगेगा कि हर चीज़ मैच कैसे नहीं, कर रहा है, मैं मुझे बट मेरे साथ सेम चीज़ें हो रहा है कुछ कुछ दिनों से, नहीं मुझे नहीं मौसमी, पता। आपकी बात नहीं है। आई एम हाँ। श्योर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सेम ये महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि वो डिस्टर्ब है, बट वो एग्जैक्टली नहीं नहीं समझ पा रहे पता। कि वो क्यों डिस्टर्ब है, क्योंकि बहुत सारी चीजों की लेयर्स बन हाँ। चुकी हैं उनके अंदर। सब ठीक चल रहे हैं, घर में सब ठीक है, मेरा जॉब ठीक चल रहा है, मैं सैटिस्फाई हूँ, मैं अच्छा, आप अच्छा किसी काम से कर रही हूँ। कहने लायक भी नहीं हो, लोग कहेंगे हाँ, तुझे किस बात का दुख है, तेरे पास तो पैसा भी है, तेरे पास तो फैमिली अच्छी है, तेरे पास जॉब अच्छा है, सब कुछ बिल्कुल। अच्छा है। अब आप किसको कैसे बताओ भाई, सब कुछ ये मेटेरियलिस्टिक चीजें हाँ, लाइफ में नहीं होती हैं। एक खाना पेट का होता है, एक खाना सोल फूड जिसको बोलते हैं, एक बिल्कुल, आत्मा का होता है। वहां आप भूखे ही हो, है ही नहीं। और वो बिल्कुल। अच्छा, जो सेंसिटिव लोग होते हैं, जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल कह लो, सेंसिटिव कह लो, उनको ना कम खा के चल जाता है, हुँ, गम खा के नहीं चलता है। तो जो सोल फूड जब नहीं मिलता, उससे बड़ी दिक्कत होती है। और आज की जनरेशन के साथ ये बहुत सारी दिक्कत हो गई है कि पेट भर खाना तो है, बहुत सारा खाना है, हुँ, पर जो मन का है ना, और जो आत्मा का खाना है, वहां पे बिल्कुल भुखमरी आ चुकी है। बिल्कुल। तभी वो मेरा प्रोटैगनिस्ट है, तो वो एक ऐसा एआई वो बनाना चाह रहा है, मॉडल, जिससे सारी बात की जा सके, जिसके साथ ट्रस्ट इशू ना हो। हुँ, इस वक्त की सबसे बड़ी कमी है कि ट्रस्टवर्दी लोग नहीं है, बिल्कुल। मैं कोई भी और नहीं है मेरा आपके जो पास। फ्रेंड है हम लोग ये ऐसे ही बात करते हैं। क्योंकि कोई भी नहीं है आपके पास आज की डेट हुँ, में जिसपे आप 100% ट्रस्ट करके सब कुछ कह सके, बिल्कुल। नहीं है आपके पास। कहीं न कहीं आजकल ना इंसानों से डर लगता है। हमको मैंने भूत बोला, प्रेत से डर नहीं लगता है। तभी वो एक ऐसे हुँ, आर्टिफिशियल उसको बनाना चाह रहा है ना, बिल्कुल। क्योंकि इंसानों से वो हार गया है, हुँ, वो इंसानों से हो चुका है, इसका डन। तो वो एक ऐसा हुँ, बना क्रिएट करना चाह रहा है जो कंप्लीट ट्रस्ट कर सके अपनी हर बात के लिए। बिल्कुल। मैम कोई ऐसे कहानी हो जो आपने लिखा या आपने जिया उसमें या आपको लगता है कि ये कभी आपने बताया नहीं, ये आपको शेयर करने का है तो आप कोई ऐसा कहानियाँ हमें शेयर करिए? देखो मौसमी, कभी भी ना जो भी हम कहानी का कोई कैरेक्टर उठाते हैं, वो पूरी तरह से किसी एक पे बेस नहीं होता। 99% टाइम उसमें 4-5 लोग इंक्लूड होते हैं एक कैरेक्टर में, उसमें एक छोटा सा हिस्सा मेरा भी होता है।
सभी कैरेक्टर्स में नहीं होता, बट बहुत से कैरेक्टर्स में, जैसे अब हम तलब के ही उठाएं तो इसके दो प्रोटैगनिस्ट हैं, जैसे इसका नायक है सुहान और नायिका है कंदील, दो हैं। तो थोड़ा थोड़ा सुहान में मेरा हिस्सा है, थोड़ा थोड़ा कंदील में मेरा हिस्सा है। इसी तरीके से कुछ और भी कहानियां लिखी गई हैं जिनमें कुछ कुछ हिस्से मेरे हैं। शायद किसी में 1% हो, किसी में 5% हो, कोई ऐसी बात हो कि जैसे एक कहानी थी जिसमें मैंने ये लिखा था कि छोटे होते लगता था कि जिंदगी तो लूडो का गेम है, कि भाई एक सेट पैटर्न पे चलेंगे और जीत जाएंगे, पहुंच जाएंगे खाने में। धीरे धीरे जब बड़ा हुए तो पता चला कि जिंदगी लूडो का खेल नहीं है, शतरंज का खेल है। इसमें कोई ढाई घर चलेगा, कोई सीधा चलेगा, कोई टेढ़ा चलेगा। और आप जिंदगी में तकलीफ तब भी नहीं होती, शतरंज है समझ में आ गया, तकलीफ किस बात की होती है? जब आपको ये समझ में आ जाता है कि बेटा आप प्यादे हो, मोहरा हो, और आपको कोई और चला रहा है, और आपको ये बात पता है कि आपको कोई और चला रहा है और आप इसे रोक नहीं सकते हो। है ना हमारे साथ ये कि जिंदगी आपकी चला, आप सिर्फ मोहरे हो और आपको कोई और चला रहा है, और आपको पता है कि कोई और चला रहा है। तो जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी ये है। तो ये मेरे मन की बात है, ये मेरी डायरी की बात है। तो मैंने इसे एक कहानी में, नायक के हालात ऐसे थे कि इसे वहां से निकाला। एक और कहानी में एक बात आती है कि जैसे मैं अपनी परिवार में सबसे छोटी हूँ, मतलब जहाँ मैं पली बड़ी हूँ, शादी से पहले की बात कर रही हूँ, और मेरी शादी हुई उस घर में जहाँ मैं सबसे बड़ी बहू हूँ। तो मैंने एक जगह लिखा कि मुझे पहले लगता था कि घर में सबसे छोटा होना बुरा है, डांट मिलती है, दुत्कार मिलती है, इज्जत कभी नहीं मिलती। फिर मैंने लिखा कि घर में सबसे बड़ा होना बुरा है, जिम्मेदारियां मिलती हैं, दुनिया जहान का वो मिलता है, और आपको उस पर बड़ी गाली पड़ती है, ये नहीं किया वो नहीं किया। आपको प्यार कभी नहीं मिलता। छोटे में प्यार मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी। बड़े हो जाओगे, आपको जिम्मेदारियां जिम्मेदारियां मिलेंगी और आपको वो प्यार नहीं मिलेगा। फिर मैंने एक दिन जाना कि ना छोटा होना बुरा है, ना बड़ा होना बुरा है, बड़ा है सीने में दिल का होना, और वो भी सेंसिटिव दिल का होना। तो ये भी मेरे मन की बात थी जो मेरी किसी कहानी में नायक ने कही। तो इसी तरह से हर किरदार में हम थोड़ा थोड़ा घुसे होते हैं। और आज आप सिरोज टीवी के माध्यम से जो मतलब लड़की हो या कोई जेंडर बेस पे नहीं हो, जो हम खुद झेल रहे हैं या सरवाइव कर रहे हैं, और जिनको आपने बोला कि छुपाना नहीं चाहिए, हेलोसिएशन टाइप का चीजें होता है, जिनको दिखता है या जो जीते हैं ऐसे चीजों में, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपने लाइफ में बहुत बार ऐसे हुआ कि बहुत लोगों की बातों को आके बहुत बड़ा कदम ले लिया। कई बार लोगों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनको नहीं समझने वाला कोई नहीं होते। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए? मैं ये बहुत जरूरी मैसेज देना चाहती हूँ। ट्राई ट्राई ट्राई। सबसे पहले क्या होता है ना कि हम ट्रस्ट तो करते नहीं है किसी पे, क्योंकि हमें मजाक मिलता है, और ये सच भी है। एक ने दिया धोखा, दूसरे ने दिया, तीसरे ने बैक स्टैबिंग की। अपने को बंद मत करो यार, बहुत बड़ी दुनिया है। एक दिन तो वो मेंढक मिलेगा जिसे चूमने से राजकुमार बन जाएगा। ठीक है, तो ये डरना बंद कर देना चाहिए। इससे बाहर निकलने की बड़ी कोशिश है कि कोई मजाक उड़ाएगा, कोई मजाक उड़ाएगा, इस वजह से मैं खुद के अंदर घुसती चली जाऊं। ये बहुत बड़ा नुकसान करता है। थोड़ा टाइम का ब्रेक ले लो, थोड़ा टाइम दुनिया से थोड़ा सा, अगर नहीं सही लग रहा कहीं घूमने निकल जाओ, कुछ और कर लो, बट दुनिया में टेस्ट करना बंद मत करो, ट्राई करना बंद मत करो। और अपने को इस बात के लिए जज मत करो यार मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ गया या उसको छोड़ के आगे बढ़ गई। यार बढ़ जाओ यार, जीना सबसे बड़ा वो है। मरना तो बहुत आसान है, इतने तरीके आ गए हैं। लोग कहते हैं मरने से डर लगता है, मैं कहती हूँ मरना बहुत आसान है, जीना सबसे मुश्किल काम है। और आप एक मुश्किल काम कर रहे हो तो मुश्किलें तो आएंगी, और वो आएंगी तो उसके लिए वही वाली बात है कि आगे गड्ढा भी आएगा, समंदर में भी गिरोगे, इधर भी गिरोगे। तो ट्राई करते रहो यार, ये नहीं काम करेगा ये करेगा, ये नहीं साथ देगा वो देगा, वो नहीं साथ देगा वो देगा। कोई तो देगा, कोई 10 कदम देगा, 10 कदम के बाद छोड़ रहा है, छोड़ दिया, जा यार, तेरा चैप्टर यहीं तक था। अगले ने 20 तक दिया तो वहां अपनी सर्वाइवल की लड़ाई आपको ये मान के लड़नी है कि ये मेरा सर्वाइवल का फाइट है, एंड आई विल नॉट गिव अप। जैसे मैंने अपने बारे में एक चीज बना रखी है कि मैं वो क्रेजी बॉल हूँ, टप्पा खा के कहाँ जाऊंगी मुझे नहीं पता, पर मैं जाऊंगी तो सही ना, उछलूंगी तो जरूर, गिर के पड़ी नहीं रहूंगी। तो अपने अंदर बस ये कल्टीवेट कर रहे हैं कि यार मुझे गिव अप नहीं करना है, कुछ तो कर लेंगे, अच्छा या बुरा। कोई भी मतलब वही वाले बिना चले भी पैर में छाले पड़ जाते हैं, इसलिए चल लो यार। कुछ भी नहीं बनाओगे जिंदगी का तब भी बिगड़ जाना है, तो कुछ बना के ही बिगाड़ लो। नहीं अच्छा रिजल्ट आएगा तो कोई बात नहीं, अगले पे देख लेंगे, उससे अगले पे देख लेंगे। तो जस्ट कीप ट्राइंग। बिल्कुल।
वैसे भी वो जिंदगी का नाम ही है ना, सीधा आप चलोगे तो उसमें 2 मजा बार नहीं है। दिल टूट गया, 4 हाँ। बार दिल टूट गया, लोग मज़ाक उड़ा देंगे कि यार इसके तो दिल टूटते रहते हैं। हाँ यार, है इतना नाज़ुक, टूटते रहते हैं, टूट गया, सो व्हाट? बढ़ जाओ यार आगे। हाँ, अपने साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके पास ठहराव नहीं आ रहा, तो वो भी किसी के भाषण से नहीं आएगा। हो सकता है 4 बार दिल टूटवा के आपको समझ आ जाए यार मेरे अंदर कुछ तो वो है, और आप धीरे-धीरे उसको धैर्य से लेना सीखो। वो अपने आप ही मोल्ड होगा। वो सब प्रोसेस है, किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। आप छोटे में गिव अप मत करो यार कि मेरे से नहीं हो पा रहा या मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी जल्दी अपने को स्पेस दो थोड़ा सा कि हो रही हैं गलतियां, हो रही हैं, कुछ तो कर रहा हूँ यार, गलत ही सही करना जरूरी है, सही गलत बाद में देख लेंगे। कहीं ना कहीं गलतियां करके हम सीखते हैं कि ये वाला चीज दोबारा नहीं करना है, कुछ एक तो बार उस हो गया। गलती का भी, कुछ तो फायदा उस गलती हम्म। का भी हो जाता है, या तो एक्सपीरियंस मिला बिल्कुल। है या फिर जिंदगी आगे बढ़ी है। एक धक्का तो लग ही गया है, तो कुछ बिल्कुल। कुछ 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 करके एक कदम निकला। निकल ही गए। तो करते रहो, गलत या सही बाद में देख लेंगे। जस्ट कीप डूइंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग। मैम बहुत इंस्पायरिंग रहा, जितना मतलब मैंने जब मैंने आपके लिए क्वेश्चन वगैरह प्रिपेयर किया था, बट मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छा जाएगा। ये एक होता है ना कि शुक्रिया आप मौसमी। रिसर्च करा और आपने नॉर्मल बातचीत करा, बट एक होता है ना कनेक्शन फील होता है ना, और रिलेटेबल और होता मेरे है। लिए यही यही जो आपने बोला ना, यही बस बिल्कुल। सक्सेस है कि तो ईमानदारी से बात करो, दिल अपने आप हाँ, जुड़ता है। आपने बोला था कि यहाँ हम्म। ईमानदारी से कुछ लिखा या कुछ करा तो वो कनेक्ट करते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया, और मुझे लगता है जो ऑडियंस है, जो अपने लाइफ में ये सब चीज़ें झेल रहे हो, ये सब चीज़ों से निकल रहे हैं, तो वो लोग भी बहुत कनेक्ट करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया थैंक यू मौसमी। सो मच मैम। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, यहाँ आके, एंड आई एम ऑनर्ड कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, हमने बात की। शुक्रिया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी। मन ऐसा होता है ना, मन हल्का हो गया एकदम। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। शुक्रिया।